नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने कविता लेखन और नाटक लेखन के बारे में पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से। तो वो वीडियो आपने देखी होगी और आपको समझ भी आई होगी। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे लिखें कहानी। इससे पहले कविता लेखन के बारे में पढ़ा, नाटक लेखन, और अब क्या आ गया, कहानी लेखन। कहानी का लेखन किस प्रकार किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो कहानी क्या होती है, क्या क्या उसमें शामिल होता है और इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार दे सकते हैं। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, ठीक है, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो। कथा का क्रमिक विकास मतलब कथा का क्रम से विकास हो रहा हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो एक कहानी में क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले तो कोई घटना दिखाई जाएगी, फिर उसके लिए पात्र कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जो समस्या है उसका क्रमबद्ध मतलब क्रम से उसके बारे में ब्यौरा दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा कि कोई घटना कैसे घटित हुई, जिसमें क्या होगा, परिवेश, पर्यावरण भी होगा, आसपास का जो पर्यावरण है, आसपास का जो वातावरण है वो भी शामिल होगा उसमें। द्वंद्वात्मकता होगी, विरोध प्रतिरोध होगा, और कथा का क्रम से विकास हो, और चरम उत्कर्ष क्या, क्लाइमैक्स भी होना चाहिए। उसे कहानी कहा जाता है या उसे कहानी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आया एक कहानी में क्या क्या होना चाहिए। घटना होनी चाहिए, पात्र होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, जिनके साथ वो घटना घटित हुई है या जो उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और समस्या का क्रमबद्ध समस्या है जो वो उसका क्रम से ब्यौरा, क्रम से उसके बारे में बताना चाहिए, जिसमें पर्यावरण भी होगा, आसपास के वातावरण में, मतलब जो भी घटना घटित हुई है, द्वंद्वात्मक विरोध प्रतिरोध है, और उसी विरोध प्रतिरोध से क्या है, कहानी आगे बढ़ती है, कहानी का क्रम से विकास होता है और कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, तो उसे कहानी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो कहानी के प्रमुख तत्वों को जानने से पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं, जो कहानी के प्रमुख तत्व हैं उनको याद करने की। तो देखिए, तो ट्रिक देखिए, KDPSDU। के डी मतलब कहानी का KDPSDU। तो के से क्या बना हमारा, कथानक, डी से देश, स्थान, परिवेश, और पी से पात्र जो कैरेक्टर होते हैं, एस से संवाद, डायलॉग, ठीक है, डी से द्वंद्व, यू से उद्देश्य। तो समझ आया आपको ट्रिक। KDPSDU, के से कथानक, डी से देश, स्थान और परिवेश, पी से पात्र, एस से संवाद, और डी से द्वंद्व, यू से उद्देश्य। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप एक दो तीन बार दोहराएंगे, फिर अपने मन में याद करना, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगी और कोई भी पॉइंट आप नहीं छोड़ेंगे इसका। अब सबसे पहले चलते हैं हम कहानी के पहले तत्व की तरफ। तो वो क्या था, के से कथानक। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक की सभी घटनाओं और पात्रों को शामिल किया जाता है। तो कथानक क्या होता है, कथानक में ही तो पूरी कथा लिखी जाती है। जो कथानक होता है वह कहानी का केंद्र बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है, और वह कहानी का संक्षिप्त रूप होता है, एक छोटा रूप होता है। मतलब पूरी कहानी को ना दिखाकर उसे, जैसे समरी होती है ना, समरी टाइप में दिखाया जाता है।
जिसमें प्रारंभ से अंत तक मतलब शुरुआत से लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पन्नों की है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि प्रेमचंद की कहानी कफन है जो, वो 10-12 पन्नों की है, पृष्ठों की है, पेजों की है, लेकिन उसका जो कथानक है उसे 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। अब आपको कथानक समझ आ गया होगा कि कथानक होता क्या है। कथानक क्या है? एक तरह से समरी, जैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, 4-5 पेजों का होता है, लेकिन उसकी समरी संक्षिप्त रूप में होती है, छोटे रूप में होती है। समझ आया? तो कथानक क्या है? समरी। आमतौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो तीनों स्थितियों को दिखाया जाता है। प्रारंभ में क्या होता है, मध्य में क्या होता है और अंत में क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कथानक। कथानक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं डी से देश, स्थान और परिवेश की तरफ। तो वो क्या होता है? तो कथानक का स्वरूप बन जाने, जब हमारा कथानक बन जाता है, ठीक है, समरी बन जाती है, उसके बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह से समझ लेता है। मतलब कोई भी घटना है वो कहाँ पर दिखाई जाएगी, किस स्थान पर, किस समय पर दिखाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि कथानक का जब स्वरूप बन जाए, जब कथानक का डिसाइड हो जाए, उसके बाद कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह से समझ लेता है कौन? कहानीकार। क्योंकि कहानी को प्रामाणिक और रोचक, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है, ठीक है, यदि अस्पताल के बारे में दिखाना है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, लोग, मतलब अस्पताल का कोई सीन दिखाना है तो वहाँ पर अस्पताल में जो जो लोग होते हैं पूरा उसका पर्यावरण दिखाया जाएगा। आसपास जो लोग हैं उनकी ध्वनियाँ, आवाज़ें, कार्य व्यापार कैसा, वो मतलब वहाँ पे काम होता है, लोगों के आपसी संबंध और प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं आदि को जानना आवश्यक है। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है तो उससे उसमें इन सब जानकारियों का होना आवश्यक है। मतलब आप किसी भी, जो कहानीकार है वो किसी भी स्थल के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में दिखाएगा, या किसी विद्यालय का सीन है, स्कूल का है, या अस्पताल का है, या सड़क का सीन है कि सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका सीन है, तो उससे पहले उसे आसपास के वातावरण, समय और वहाँ जो लोग गुजर रहे हैं उनके बारे में, किन्होंने मतलब घटना घटित होते हुए देखी है, तो सबके बारे में उसे पहले जानकारी लेनी होगी। तब जाकर वो अपनी कहानी डिसाइड करता है, पात्रों को डिसाइड करता है कि कौन कौन पात्र होंगे, फिर उनके डायलॉग लिखता है। ठीक है, द्वंद्व दिखाता है, फिर उसका उद्देश्य क्या है लास्ट में कहानी का, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, तो देश, काल, स्थान और परिवेश को भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारा पी से पात्र। पात्र तो आपको पता ही है, जो कैरेक्टर्स होते हैं। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और संवाद लिखने में होगी। मतलब उसके सामने पात्र जितने स्पष्ट होंगे कि किसको नायक बनाना है, किसको खलनायक बनाना है, किसको क्या रोल देना है, तो उसके सामने पात्रों को जो चरित्र चित्रण वो करने में और संवाद, डायलॉग लिखने में उसे आसानी होगी। ठीक है, तो कहानी में कई पात्र होते हैं, प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। तो कहानी में कोई एक पात्र तो होता नहीं है, एक दो पात्रों को, नायक, खलनायक और नायिका, इन तीनों को लेकर तो कहानी नहीं बन सकती, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर शामिल होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप होता है, अपना स्वभाव होता है, उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और संवाद लिखने में होगी। तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो वो क्या कहता है, जो भी कहानी लिखी जा रही है उसमें पात्रों की जो संख्या है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए, असीमित नहीं होनी चाहिए। मतलब पात्रों की संख्या थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि पात्रों की जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लेखक के विचारों को जो वो जैसा वो कहानी को दिखाना चाहता है उसे वो भटक जाता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने के कई तरीके हैं। सबसे सरल तरीका है कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों अवगुणों का बखान करना, मतलब पात्रों के जो गुण हैं अवगुण हैं उनके बारे में बताना। जैसे मुरलीधर बड़ा दानी है, वह दूसरों का ख्याल रखता है। तो ये क्या है, किसी मुरलीधर का क्या है, गुण है। दूसरा तरीका, किसी पात्र द्वारा दूसरे का चरित्र चित्रण अपने संवाद के माध्यम से करना। जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम को तो शशांक ही सॉल्व कर सकता है, चलो उसी के पास चलो। तो किसी पात्र द्वारा दूसरे का चरित्र चित्रण अपने संवाद के माध्यम से करना। तो इसमें शशांक का वर्णन कर रहा है वो, कि जो शशांक है वो ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से होता है। समाज में कोई एक ही मतलब कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां, हाथ की जो पांचों उंगलियां होती हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो किसी भी व्यक्ति का स्वभाव एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंज हर किसी के स्वभाव में होता है। कोई गुस्से वाला होता है तो कोई विनम्र स्वभाव का होता है, ठीक है, दयालु होता है। तो आपको समझ आ गया पात्र। और अब हम चलते हैं एस से, क्या था, संवाद। के से कथानक हो गया हमारा, डी से देश स्थान और परिवेश हो गया, पी से पात्र हो गया। अब हम चलते हैं एस से संवाद की तरफ, डायलॉग। तो संवाद क्या होते हैं, कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना जब डायलॉग नहीं होंगे तो पात्रों जो अपना वो जो कैरेक्टर है वो कैसे निभाएंगे, ठीक है। तो संवादों के बिना पात्र की कल्पना करना मुश्किल है। संवाद दो काम करते हैं, पहला कथा का विकास करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा पात्र का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। पात्र का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताते हैं कि वो अच्छा है बुरा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, किस प्रकार का उसे रोल मिला है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित विकसित करते हैं, कहानी को गति देते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानीकार घटना या प्रतिक्रिया के होते हुए तो नहीं दिखा सकता, पर उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। मतलब जो घटना हुई है उसको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन संवादों के माध्यम से सामने लाता है, इसलिए संवादों का महत्व बना रहता है। पात्रों के लिए संवाद लिखते समय लेखक को ध्यान रखना आवश्यक है कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हों। मतलब जो पात्र है, जिसका जो कैरेक्टर है, उसी के अनुकूल उसके संवाद, उसके डायलॉग होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हासिल करने वाले होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत सी जटिलताएं पैदा कर देता है और कहानी में झोल आ जाता है। तो कहता है कि संवाद जिस तरह से पात्रों की संख्या सीमित होती है, उसी प्रकार संवाद भी सीमित ही होने चाहिए, ठीक है। अब आता है डी से द्वंद्व। तो संवाद हमने पढ़ लिया। डी से द्वंद्व, ये कहानी को, द्वंद्व क्या होता है, मतलब टकराहट पैदा होना। ये कल भी हमने पढ़ा था द्वंद्व के बारे में। तो द्वंद्व तत्व से अभिप्राय है काम के रास्ते में बाधा आना। एक बाधा के समाप्त होने पर दूसरी बाधा आ सकती है। तो जैसे उसमें बताया था ना, सीरियल होते हैं जो एक समस्या खत्म होती है तो फिर दूसरे, उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। अगर समस्या ना हो तो वो टकराहट ना हो, द्वंद्व ना हो, तो वो कहानी आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो द्वंद्व का होना बहुत जरूरी होता है। कथानक की पूर्णता की यही शर्त होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो जाए। मतलब कहानी है जो अपने उद्देश्य को पूरा करके खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो कहानी में अंत तक रोचकता बनी रहनी चाहिए। तो वह किससे संभव है, उसमें पात्र के अनुकूल क्या संवाद होने चाहिए, ठीक है। देश काल स्थान परिवेश के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो
सटीक होना चाहिए और द्वंद्व टकराहट होनी चाहिए जो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो कहानीकार का कहानी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकता है। तो कहानीकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सर्वोत्तम यह होता है कि चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखनीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे। जो क्लाइमैक्स होता है वो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन पाठक को भी यह लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है कि उसने जो निर्णय निकाले हैं वो उसके अपने हैं। तो लास्ट में क्या है, पूरी कहानी दिखाने के बाद कहानीकार क्लाइमैक्स के अंत में पाठकों के लिए छोड़ देता है कि वो निर्णय लें कि कहानी किस तरह की है। ठीक है, और उसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें पाठकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो कहानीकार का उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसके लिए कहानी लिखी थी। तो कहानी लेखन हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, तो कहानी के प्रमुख तत्व, कहानी की परिभाषा हमने पढ़ी, कहानी क्या होती है, कहानी के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, उसकी ट्रिक बताई थी हमने। KDPSDU, के से कथानक, D से देश स्थान परिवेश, P से पात्र, S से संवाद, D से द्वंद्व और U से उद्देश्य। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक छोटा सा टॉपिक और है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए तो आपको पता चल गया, नया चीज़ है, जो नया विषय है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना की गई हो। विषयों पर लेखन मतलब कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा जिसकी आपने आशा भी नहीं की होगी कि ये टॉपिक भी आ सकता है, तो वो होता है अप्रत्याशित। तो जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है। इसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करना और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। तो वो क्या कहता है, जो लेखन का जो आशय है, ठीक है, नए अप्रत्याशित विषय पर लेखन। तो लेखन का जो आशय है यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है, मतलब अपने हाथ के कौशल, उसके हाथ का कौशल क्या है, लेखन कार्य करना, उससे नहीं है। इसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करना। ठीक है, भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करना और इस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ, व्याकरणिक रूप के साथ सुसंगठित तरीके से अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम ऐसे ही ऊटपटांग अपने मन से नहीं लिख सकते, उसे व्याकरणिक नियमों के अनुसार लिखा जाता है, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे मोहन घर जाता है, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे घर जाता है मोहन, ये तो अशुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए हमें व्याकरणिक नियमों के अनुसार ही वाक्य लिखा जाता है। याद रखें, भाषा केवल विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है, वरन बल्कि यह स्वयं विचार करने का भी साधन है। आवश्यकता इस बात की, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, और मतलब उसमें आपको इंटरेस्ट भी है, तो आप उसके ऊपर विचार भी करते हो कि ये दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। निबंध क्या है, निबंध 5th 6th क्लास से हम निबंध, या छोटे बच्चे भी लिखते आ रहे हैं कि मेरा विद्यालय, ठीक है, इस तरह से करके। तो हम क्या है, आवश्यकता किस बात की है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, ऐसे लेखन के लिए जिस तरह के विषय हो सकते हैं उनकी संख्या अपरिमित है, असीमित है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे मतलब टॉपिक कोई भी हो सकता है ऐसा जो आपने सोचा भी ना हो।
तो देखिए कैसे कैसे टॉपिक होते हैं। आपके सामने की दीवार, मतलब ये आपका टॉपिक है, आपके सामने की दीवार, उसके ऊपर आप मतलब लेखन कार्य करो। उस दीवार पर टंगी घड़ी, दीवार का झरोखा, कुछ भी विषय हो सकता है। ऐसे ऐसे भी विषय हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम होता है, फोकस अधिक होता है, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री। ठीक है, तो समझ आया। नए अप्रत्याशित विषय मतलब विषय कुछ भी हो सकता है, ऊट पटांग कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि नए अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता है। लेखन होता है जो, वो दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता है, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, नए अप्रत्याशित विषय पर लेखन दो खंभों के बीच जैसे रस्सी बांध दी जाती है, जिस पर चलते हुए हम, ये उस रस्सी की तरह नहीं होता है जिस पर चलते हुए, जिस पर चलना ही कठिन होता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो इसे हम अपने मन से आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस पे फोकस रख के ही हमें आगे बढ़ना है, अपने विचारों को पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। इन इन विषयों पर लिखते समय वस्तु स्थिति थी कि हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको हम नकार नहीं सकते। तो यह भी ख्याल रखें कि वह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ मतलब आकर्षक होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। सुसंबद्धता किसी भी प्रकार के लेखन का एक बुनियादी नियम होता है, मतलब एक अच्छे तरीके से लेखन कार्य करना। संबंधित हो, मतलब एक दूसरे से जो वाक्य लिखे जा रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। विवरण विवेचन सुसंबद्ध होने के साथ सुसंगत होना भी, मतलब एक अच्छे तरीके से वो लिखा जाना चाहिए। जो भी जिसके बारे में मतलब जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसके बारे में वर्णन करते समय एक अच्छी तरह से अपने विचारों को रखना चाहिए। जहाँ निबंधों आलेखों में मैं शैली का प्रयोग वर्जित है, वर्जित मतलब जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मनाही है। तो निबंध और आलेखों में मैं शैली का प्रयोग नहीं किया जाता कि मैं घर जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, वहीं इस तरह के लेखन में मैं का प्रयोग खूब होता है, मतलब इसमें जो नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन है उसमें मैं शैली का प्रयोग होता है। जबकि निबंध और आलेख क्या है, फीचर, तो उसमें मैं शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें इससे लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप आ जाती है। तो देखिए, जैसे साइबर क्राइम में औरतें भी पीछे नहीं है, ये आपका टॉपिक है, इसके ऊपर आपको लिखना है कि कैसे पीछे नहीं है। क्योंकि साइबर क्राइम होते हैं कि हम ऐसी बहुत सी मतलब कॉल आती हैं, वीडियो कॉल आती हैं, जिसके आपने सुना भी होगा आजकल जो चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, तो साइबर क्राइम में वो क्या कहना चाहता है कि साइबर क्राइम में औरतें भी पीछे नहीं है। तो इसमें सारे जो आंकड़े हैं जासूसों से जो पता चलता है उसके बारे में पूरा आपको पहले स्टडी करनी है कि ये होता क्या है, उसके बाद ही आप लिख पाओगे इस तरह के टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक कोई भी नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन मतलब टॉपिक कोई भी हो सकता है, उसके बारे में आपको पहले सोचना समझना है कि हमें इसमें लिखना क्या है। ठीक है, उसके बारे में मतलब इंटरनेट से या किस कहीं से आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या होता है। लेकिन पेपर में क्या होता है, अचानक से आपने उसकी आशा भी नहीं की थी कि इस तरह का टॉपिक आ सकता है, तो वो टॉपिक आपके सामने होता है, तो फिर आप अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका कहानी लेखन भी हो गया और नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन भी कंप्लीट हो गया। तो
ये मतलब 11th और 12th दोनों क्लास के जो बुक है अभिव्यक्ति माध्यम, वो मैंने पूरी आसान शब्दों में कराई है, ट्रिक के साथ कराई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अभिव्यक्ति माध्यम की जितनी भी क्लास हमने लिए हैं उनको अच्छे से देखें, समझें। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होती है और मैंने आसान भाषा में आपको कराया है, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी को ये लगता है कि ये टॉपिक मेरे मतलब मुझे किताब से समझ में नहीं आता, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा समाप्त हो गया। अब हम अपना जो हिंदी व्याकरण हमने बीच में छोड़ी थी, अब कल से हम उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अपने साथियों को भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके आपके साथ साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आप अभी 11th 12th में हो, ठीक है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपके ये सारे टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो चाहे डीएसएसबी तो मेन है। ठीक है, सब में थोड़ा 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 ये दिया होता है, ये जो टॉपिक है व्यक्ति माध्यम वाला पूछा जाता है। तो आप के भी मतलब बहन भाई होंगे, उनके भी ये काम आएगा जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ताकि आप अपने भाई बहनों को अच्छे से तरीके से कोई चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें समझा सको। तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, सभी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर स्कूलों के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जब हम लगातार पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त कर लेंगे अच्छे नंबरों से। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। ठीक है, एक बार किसी परीक्षा में सफलता मिल जाती है तो उन्हें लगने लगता है कि हाँ, अब हमारा जीवन सफल हो गया, जो हमने मेहनत की थी वो सफल हो गई। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी व्याकरण के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।